शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। इन दिनों जहां एक और नए संक्रमित मरीज मिलने का प्रमाण कम हुआ है, वहीं दूसरी ओर इससे पहले संक्रमित पाए गए कोरोना मरीजों में से काफ़ी कम मरीज गंभीर स्थिति में हैं और अब मरीजों के ठीक होकर कोविड मुक्त होने का प्रमाण भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से सरकारी कोविड अस्पताल सहित निजी कोविड अस्पतालों में आधे से अधिक बेड रिक्त पड़े हैं। ऐसे में अब कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज हेतु आवश्यक रहने वाले रेमडेसिविर व टोसिलिजुमैब जैसी जीवन रक्षक दवाइयों सहित ऑक्सीजन सिलेंडरों की मांग में काफ़ी हद तक कमी आई है। इन तीनों जीवन रक्षक वस्तुओं की किल्लत दूर होने के साथ ही आपूर्ति भी सुचारू होने के चलते रेमडेसिविर व टोसिलिजुमैब जैसी जीवन रक्षक दवाइयों के दाम भी घट गए। जुलाई माह से अमरावती जिले में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार बढ़ना शुरू हुई थी और अगस्त व सितंबर माह के दौरान मानो स्थिति पूरी तरह से विस्फोटक हो गई थी। इस दौरान बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के चलते जहां एक ओर अमरावती शहर से जिले में एक के बाद एक निजी कोविड अस्पताल खोले जा रहे थे ताकि मरीजों को भर्ती करने हेतु पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध हों, वहीं दूसरी ओर मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के चलते कोविड अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड की किल्लत लगातार बनी हुई थी। इसके साथ ही कई मरीज गंभीर स्थिति में रहने की वजह से उनकी जान बचाने के लिए उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ रहा था और उन्हें बड़े पैमाने पर कृत्रिम ऑक्सीजन सहित रेमडेसिविर व टोसिलिजुमैब जैसी जीवन रक्षक दवाइयों की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन तीनों वस्तुओं की मांग अचानक ही बढ़ जाने की वजह से इनकी आपूर्ति का समीकरण गड़बड़ा गया और एक समय ऐसा भी आया जब रेमडेसिविर व टोसिलिजुमैब जैसी जीवन रक्षक दवाइयों की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी होने की शिकायतें भी सामने आने लगी। वहीं दूसरी ओर अमरावती के अस्पतालों को ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों की आपूर्ति करने वाले श्री वल्लभ गैसेस पर भी काम का बोझ अचानक बढ़ गया। वल्लभ गैसेस द्वारा इससे पहले सामान्य स्थिति में रोजाना 400 से 500 गैस सिलेंडरों की अस्पतालों को मेडिकल यूज़ के लिए आपूर्ति की जाती थी, लेकिन अगस्त और सितंबर माह में कोविड अस्पतालों में रोजाना करीब 1200 से 1300 ऑक्सीजन सिलेंडरों की जरूरत पड़ने लगी। ऐसे समय नागपुर से होने वाले कच्चे माल की आपूर्ति का समीकरण गड़बड़ाने की वजह से ऐन समय पर ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति को सुचारू व सुनिश्चित रखना भी काफ़ी दिक्कत वाला काम हो गया था। लेकिन अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार सुस्त होते ही और कोविड अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घटते ही रेमडेसिविर व टोसिलिजुमैब इंजेक्शन सहित ऑक्सीजन की आपूर्ति का समीकरण भी पटरी पर लौटने लगा है। विगत 23 मार्च से कोरोना के चलते लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। हालांकि बाद में 5 जून के आसपास अनलॉक की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से लागू की गई। इस लॉकडाउन व अनलॉक के दौरान जहां एक और जीवन के हर क्षेत्र में कामकाज की रफ्तार थम सी गई थी, वहीं अब भी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। लेकिन इसके बावजूद 24 मार्च से 31 अगस्त तक लगभग 160 दिनों में आपराधिक घटनाएं बदस्तूर जारी रहीं, जिसके तहत हत्या व हत्या के प्रयास सहित बलात्कार, छेड़छाड़, चोरी, लूटपाट व सेंधमारी जैसी वारदातें लगातार घटित होती रहीं। और इसी तरह इन 160 दिनों के दौरान करीब 253 सड़क हादसे घटित हुए, जिनमें 53 लोगों की मौतें हुई। जारी कोरोना काल के दौरान 160 दिनों में हत्या के 10 व जानलेवा हमलों के 33 मामले सामने आए। इसके साथ ही इस दौरान महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के मामले भी बदस्तूर जारी रहे। इस दौरान बलात्कार के 27 मामले दर्ज किए गए, वहीं छेड़छाड़ से संबंधित 123 शिकायतें सामने आई। इसके अलावा इसी दौरान चोरी के 298, लूटपाट के 17 व सेंधमारी के 76 मामले सामने आए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि लॉकडाउन व अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान जहां एक ओर शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बंदोबस्त तैनात था, वहीं दूसरी ओर आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों में पुलिस व कानून का कहीं कोई खौफ नहीं था, बल्कि वे बदस्तूर आपराधिक वारदातों को पहले की तरह अंजाम दे रहे थे। विगत 25 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान 9 दिनों की कालावधि में अमरावती जिले के नदियों और खेत तालाबों में डूब जाने की वजह से करीब 16 लोगों की जानें गई हैं, जिनमें एक महिला समेत 6 अल्पवयीन बच्चों का भी समावेश है। इसमें यदि 1 अक्टूबर को छोड़ दिया जाए तो लगातार 8 दिन जिले के किसी न किसी इलाके से नदी व खेत तालाबों में डूब जाने की वजह से किसी न किसी व्यक्ति के मारे जाने की खबर मिलती रही। उल्लेखनीय है कि नदी, झरने, नहर, गांव तालाब व खेत तालाब सहित सिंचाई प्रकल्प जैसे जल संग्रह वाले स्थानों पर खतरे की सूचना देने वाले फलक लगाए जाने के निर्देश जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं और फलक लगाने की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर सरपंच, ग्राम सचिव व सिंचाई विभाग के अभियंता की ओर दी गई है। लेकिन जिले में 1-2 मामलों को छोड़कर किसी भी नदी पात्र, सिंचाई प्रकल्प व झरने के पास खतरे की चेतावनी, पानी की गहराई और नदी पात्र में रहने वाले गड्ढों के बारे में जानकारी देने वाले फलक नहीं लगाए गए हैं, जिसकी वजह से शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में तैरने व नहाने के लिए
नदी या खेत तालाब के जलपात्र में उतरने वाले लोगों की बड़े पैमाने पर जानी गई हैं। जिले में चंद्रभागा, शाहनूर, पूर्णा व पेड़ी नदी के जलपात्र में रेत तस्करों द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से रेती के लिए उत्खनन किया गया है, जिसकी वजह से नदियों के जलपात्र में बड़े बड़े डोह बन गए हैं और ऐसे डोह में डूबने की वजह से भी लोगों की बड़े पैमाने पर जानें जा रही हैं। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु चलाए जा रहे मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को अमरावती वासियों द्वारा बेहतरीन प्रतिसाद मिल रहा है और जिले में अब तक 6,50,000 परिवारों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जा चुका है। इसके साथ ही जिले के ग्रामीण इलाकों में सर्वेक्षण का काम 78% पूर्ण हो चुका है और आगामी सप्ताह में यह सर्वेक्षण 100% पूर्ण कर लिया जाएगा। इस आशय की जानकारी जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा दी गई है। जिलाधीश नवाल ने बताया कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान में मधुमेह, हृदय विकार व रक्तदाब जैसी बीमारियां रहने वाले 82,000 लोग पाए गए हैं। यह अभियान आगामी 10 अक्टूबर तक चलाया जाएगा और जिले के हर एक घर तक पहुंच बनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन दिनों अपने विभिन्न सेल, अघाड़ी व मोर्चा में पदाधिकारियों व सदस्यों की नियुक्ति की जा रही है, जिसके तहत अमरावती निवासी डॉक्टर अविनाश चौधरी, एडवोकेट वासुदेव नौलानी तथा प्राध्यापक शिल्पा चौधरी को अलग अलग सेल में बतौर पदाधिकारी शामिल किया गया है। पेशे से चिकित्सक व किडनी विशेषज्ञ रहने वाले डॉक्टर अविनाश चौधरी को भाजपा की वैद्यकीय अघाड़ी का पश्चिम विदर्भ प्रमुख नियुक्त किया गया है। वहीं शहर के ख्यातनाम विधिज्ञ वासुदेव नौलानी को भाजपा विधि अघाड़ी की प्रदेश कार्यकारिणी में बतौर सदस्य शामिल किया गया है। इसके अलावा भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर प्राध्यापक शिल्पा चौधरी पाचघरे की नियुक्ति की गई है। लॉकडाउन काल के दौरान आर्थिक दिक्कतों एवं बेरोजगारी के दुष्चक्र में फंसे शहर के हॉकर्स यानी सड़क किनारे अस्थायी दुकान लगाकर व्यवसाय करने वाले फेरी वालों को दोबारा अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु पूंजी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की गई है, जिसके तहत प्रत्येक हॉकर को 10,000 रुपये की पूंजी कर्ज के तौर पर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अमरावती मनपा क्षेत्र में 14,000 लाभार्थियों को स्वनिधि कर्ज उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन अब तक केवल 111 हॉकर्स को ही 10,000 रुपये का कर्ज उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर अमरावती महानगर पालिका काफ़ी हद तक पिछड़ी हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग द्वारा अनुमान व्यक्त किया गया है कि बुधवार 7 अक्टूबर से मंगलवार 13 अक्टूबर तक यानी जारी सप्ताह के दौरान समूचे विदर्भ क्षेत्र में चहुं और हल्के व मध्यम स्तर का पानी बरस सकता है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए शिवाजी कृषि विज्ञान महाविद्यालय के प्राध्यापक अनिल बंड ने बताया कि 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के दौरान विदर्भ के सभी क्षेत्रों में हल्के व मध्यम स्तर की वर्षा होगी, जिसमें से 7 व 8 अक्टूबर को पूर्वी विदर्भ क्षेत्र में तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने की संभावना है। विगत 31 दिसंबर 2019 के तड़के करीब 4 बजे के आसपास 15 लीटर पेट्रोल छिड़ककर होटल लॉर्ड्स को जला देने वाले के मामले में धरे गए दोनों आरोपियों अभिजीत कावले व नारायण तलरेजा को और 2 दिन पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने के आदेश स्थानीय जिला अदालत द्वारा दिए गए हैं। ऐसे में अब दोनों आरोपी आगामी 9 अक्टूबर तक राजापेट थाने की कस्टडी में रहेंगे। होटल लॉर्ड्स में 10 माह पूर्व लगी आग की वजह का खुलासा विगत शनिवार 3 अक्टूबर को उस समय हुआ जब होटल के सीसीटीवी कैमरा फुटेज रिकॉर्डिंग में दर्ज वीडियो फुटेज को देखने के बाद राजापेट थाना पुलिस ने बडनेरा निवासी अभिजीत कावले को गिरफ्तार किया था और हिरासत में लिए जाते ही अभिजीत कावले ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए इस कांड में अपने साथ शामिल रहने वाले नारायण तलरेजा सहित 2 अन्य लोगों के नाम पुलिस को बताए थे। इसके बाद रविवार की शाम पुलिस ने नारायण तलरेजा को भी हिरासत में लिया। पश्चात दोनों आरोपियों को सोमवार 5 अक्टूबर की दोपहर स्थानीय अदालत में पेश किया गया था, जहां से इन दोनों को 2 दिन के पीसीआर में भेजा गया। पीसीआर की अवधि बुधवार 7 अक्टूबर को खत्म हो रही थी। ऐसे में इन दोनों आरोपियों को बुधवार की दोपहर एक बार फिर अदालत के सामने पेश करते हुए उनसे पूछताछ करने हेतु पीसीआर की अवधि बढ़ाकर देने की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और इन दोनों आरोपियों को और 2 दिन पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया। भारतीय रेल के मध्य रेल विभाग द्वारा आगामी 9 अक्टूबर से 10 विशेष रेलगाड़ियों को डेली बेसिस पर शुरू किया जा रहा है, जिसमें गोंदिया मुंबई के बीच चलने वाली विदर्भ एक्सप्रेस की तर्ज पर गाड़ी संख्या 02105 व 02106 मुंबई गोंदिया मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस 9 अक्टूबर से शुरू की जा रही है। इसी तरह गाड़ी संख्या 02290 व 02289 नागपुर मुंबई नागपुर दुरंतो एक्सप्रेस भी 9 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। इसमें से विदर्भ एक्सप्रेस की तर्ज पर चलाई जाने वाली गोंदिया मुंबई विशेष ट्रेन को पहले की तरह सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्टॉपेज दिया जाएगा, जिसके तहत यह ट्रेन बडनेरा रेलवे स्टेशन पर भी रुका करेगी। वहीं यात्रियों की सुविधा एवं रेल महकमे के राजस्व के मद्देनजर दुरंतो ट्रेन को भी बडनेरा एवं अकोला में स्टॉपेज दिए जाने के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी देते हुए महानगर रेल यात्री संघ के अध्यक्ष तथा जोनल रेलवे उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य अनिल तरडेजा ने बताया कि इस समय अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के चलते विदर्भ क्षेत्र के लोगों को
मुंबई जाने के लिए यात्री परिवहन साधन उपलब्ध हों, इस हेतु विगत लंबे समय से नागपुर व मुंबई के बीच रेल सेवा शुरू करने के प्रयास किए जा रहे थे और मध्य रेलवे के अधिकारियों सहित रेलवे बोर्ड से भी चर्चा की जा रही थी, जिसकी वजह से रेलवे बोर्ड ने नागपुर व मुंबई के बीच 2 विशेष रेलगाड़ियां चलाए जाने को मंजूरी दी है। साथ ही बहुत जल्द अमरावती मुंबई ट्रेन को भी शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ नागपुर पुणे व अमरावती पुणे रेलगाड़ियां भी इसी माह के अंत तक शुरू करवाने की कोशिश की जा रही है। इस समय केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयकों को लेकर राज्य में जमकर राजनीति गरमाई हुई है और महाराष्ट्र सरकार ने इन तीनों विधेयकों के क्रियान्वयन को फिलहाल प्रलंबित व स्थगित रखा है। राज्य सरकार के इस कदम को किसान विरोधी बताते हुए भारतीय जनता पार्टी की जिला ग्रामीण इकाई द्वारा बुधवार को स्थानीय जिलाधीश कार्यालय पर जमकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस समय भाजपाइयों ने राज्य की आघाड़ी सरकार के प्रतीकात्मक पुतले को गधे पर बिठाकर घुमाया और जिलाधीश कार्यालय के समक्ष राज्य की आघाड़ी सरकार के इस प्रतीकात्मक पुतले का दहन किया गया। पूर्व कृषि मंत्री व भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अनिल बोंडे तथा भाजपा की ग्रामीण जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी दिगड़े व शहराध्यक्ष किरण पातुरकर के नेतृत्व में किए गए इस आंदोलन में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। साथ ही राज्य सरकार का निषेध करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे के नाम जिलाधीश के मार्फत एक ज्ञापन सौंपा गया। स्थानीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बनाए गए कोविड हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर रवि भूषण विगत अप्रैल माह से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के देखभाल और इलाज का जिम्मा उठाए हुए हैं और उन्होंने कई गंभीर स्थिति वाले मरीजों की जान बचाने के साथ ही अधिकांश मरीजों को कोविड मुक्त करने में सफलता हासिल की है। सरकारी अस्पताल में सेवा देने के साथ ही डॉक्टर रवि भूषण ने शहर के सभी निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की भी निस्वार्थ भाव से स्वास्थ्य जाँच और चिकित्सा की। कोरोना काल के दौरान उनके द्वारा किए गए इस सेवापूर्ण कार्य के चलते आगामी 15 अक्टूबर को मुंबई स्थित राजभवन में डॉक्टर रवि भूषण को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथों सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल के हाथों होने वाले सम्मान के लिए डॉक्टर रवि भूषण का चयन होते ही कोविड अस्पताल व जिला सामान्य अस्पताल के सभी चिकित्सकों व मेडिकल स्टाफ में जबरदस्त हर्ष व खुशी की लहर व्याप्त है। संभागीय राजस्व आयुक्त पीयूष सिंह के कक्ष में घुसकर एक व्यक्ति ने सीधे विभागीय आयुक्त पर अपने साथ लाए दस्तावेज फेंक कर उन्हें देख लेने की धमकी दी। साथ ही उनके सुरक्षा गार्ड को गालियां देते हुए उसके साथ धक्का मुक्की कर सरकारी कामकाज में बाधा निर्माण करने का प्रयास किया। पता चला है कि अकोला जिले के अकोट तहसील अंतर्गत अशोकनगर निवासी विजय सुदाम थोरात अपने किसी सरकारी काम के चलते गत रोज विभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचा और संभागीय आयुक्त के कक्ष में पहुंचने के बाद उसने बिना आवताव देखे सीधे विभागीय आयुक्त सिंह पर अपने साथ लाए दस्तावेज फेंक दिए। साथ ही पीयूष सिंह मैं तुम्हें देख लूंगा इस लहजे में धमकी देते हुए संभागीय आयुक्त के अंगरक्षक व पुलिस कांस्टेबल सचिन राठौड़ के साथ धक्का मुक्की करते हुए उन्हें गालियां दी। पश्चात इस मामले में संभागीय आयुक्त पीयूष सिंह के स्वीय सहायक रविंद्र मोहर ने गाड़गेनगर थाना पुलिस में आरोपी विजय थोरात के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा निर्माण करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सर्वसामान्य जनता के कामों को अड़ाते हुए अपने अधिकारी के खिलाफ लामबंद होकर काम बंद आंदोलन करने वाले भूमि अभिलेख विभाग के कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इस आशय के संकेत जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा दिए जाते ही भूमि अभिलेख कर्मचारियों ने अपना आंदोलन तुरंत वापस ले लिया और बुधवार से सभी कर्मचारी अपने काम पर उपस्थित हो गए। बता दें कि भूमि अभिलेख कार्यालय के कर्मचारियों ने उपाधीक्षक पर आरोप लगाया था कि उपाधीक्षक फूलझेले द्वारा कर्मचारियों के साथ असभ्य बर्ताव किया जा रहा है और उनके तबादले की मांग को लेकर भूमि अभिलेख कार्यालय के कर्मचारियों ने विगत 22 सितंबर से काम बंद आंदोलन शुरू किया था। ऐसे में इस कार्यालय में अपने कामकाज की वजह से आने वाले लोगों को नाहक तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था, जिसे लेकर नागरिकों द्वारा अपना रोष भी व्यक्त किया जा रहा था। इसी बीच भूमि अभिलेख विभाग के अधीक्षक ने आंदोलन समाप्त कर सभी कर्मचारियों को काम पर लौटने की नोटिस दी थी, लेकिन कर्मचारियों ने इस नोटिस की अनदेखी करते हुए अपना आंदोलन शुरू ही रखा था। पश्चात जिलाधीश शैलेश नवाल ने इस आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए कोरोना काल के दौरान शुरू किए गए आंदोलन को गलत बताते हुए कहा कि यदि यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो भूमि अभिलेख विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश नवाल द्वारा दी गई इस चेतावनी के बाद भूमि अभिलेख कार्यालय के कर्मचारियों ने तुरंत अपना आंदोलन पीछे लिया और अब वे काम पर उपस्थित हो गए। अमरावती शहर की लगातार बढ़ती जनसंख्या और वाहन संख्या के साथ ही बाहर से अमरावती शहर में आना जाना करने वाले वाहनों की वजह से होने वाली भीड़भाड़ और ट्रैफिक जैम के चलते अमरावती शहर में छोटे बड़े सड़क हादसे घटित होते रहते हैं, जिससे अमरावती शहरवासियों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगता है। इस बात के मद्देनजर शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने एक अधिसूचना प्रस्तावित करते हुए रोजाना सुबह 6:30 से रात 9 बजे तक अमरावती शहर के भीतर सभी तरह के हल्के व भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया है। इस अधिसूचना में कहा गया है कि अमरावती शहर से होते हुए अन्य शहरों की ओर आना जाना करने वाले हल्के व भारी मालवाहक वाहनों द्वारा सुपर एक्सप्रेस हाईवे का प्रयोग करने की बजाय
पुराने बाईपास मार्ग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पुराने बाईपास मार्ग के दोनों ओर रिहायशी बस्तियां बस गई हैं, जहां से आम नागरिकों सहित शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थियों, महिलाओं व बुजुर्गों का आना जाना चलता है, जिनके साथ अक्सर सड़क हादसे घटित होने की गुंजाइश बनी रहती है। ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनज़र अब अमरावती शहर में 8 अक्टूबर की रात से रोजाना सुबह 6:30 से रात 9 बजे तक सभी तरह के हल्के व भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिले में बुधवार 7 अक्टूबर को कोरोना के 148 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें 9 छोटे बच्चों सहित 94 पुरुषों व 45 महिलाओं का समावेश रहा। इस संदर्भ में जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बुधवार को RT-PCR टेस्ट के जरिए 98 व रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए 50 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,373 हो गई है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के बाईपास रोड के पास स्थित मेहर बाबा कॉलोनी निवासी CET परीक्षा की तैयारी कर रहे 20 वर्षीय रोहित वसंतराव चुनकीकर नामक युवक ने पहले अपने हाथ की नस काटने का प्रयास किया और इसके बाद पंखे के सहारे साड़ी से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना बुधवार की सुबह 6:30 बजे उजागर हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करवाया। फिलहाल आत्महत्या करने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थित कोविड हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमण की वजह से मृत होने वाले व्यक्ति के पास से 30,000 रुपये कीमत की सोने की अंगूठी, रेडमी कंपनी का मोबाइल और 1,500 रुपये नकद चोरी हो जाने के मामले में आखिरकार वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर गाड़गीनगर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पेट्रोलिंग करते समय मिली गुप्त सूचना के आधार पर ग्रामीण पुलिस की विशेष टीम ने दरियापुर पुलिस थाना क्षेत्र के जयस्तंभ चौक परिसर में नाकाबंदी करते हुए अवैध तरीके से चावल की तस्करी करने वाले दरियापुर के टाटानगर निवासी अजमत व सलीम नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 30 क्विंटल व 67 कट्टे चावल समेत 9,60,000 रुपये का माल बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों को दरियापुर पुलिस के हवाले किया गया। अनाज आपूर्ति निरीक्षक की जांच रिपोर्ट आने तक आगे की कार्रवाई फिलहाल रोकी गई है। पंचवटी पुल के नीचे से मोटरसाइकिल चुराने वाले मध्य प्रदेश के भैंसदेही तहसील अंतर्गत डेढ़पानी निवासी पिंडिया मुंगीलाल कासदेकर नामक आरोपी आज बस स्टैंड परिसर में संदेहास्पद तौर पर घूमता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल जब्त करते हुए उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई अपराध शाखा की पुलिस टीम ने की। पश्चात आरोपी पिंडिया को गाड़गीनगर पुलिस थाने के हवाले किया। शहर पुलिस आयुक्तालय में पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने आज मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े के साथ एक बैठक लेकर शहर के यातायात को ठीक करने के लिए विशेष तौर पर चर्चा की। जल्द ही शहर में वाहन पार्किंग जोन व हॉकर जोन तैयार किए जाएंगे और शहर में भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर भी नियम तय किए जाएंगे। इसके अलावा शहर के प्रमुख चौराहों पर बंद पड़े यातायात सिग्नलों की मरम्मत कर उन्हें शुरू किया जाएगा। ऐसा निर्णय लिया गया है। इस समय दोनों प्रशासनों के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।